हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज नोन एज केमिकल फार्मूला ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स या डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूले हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। केमिकल फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, इसके लिए हमें हर एलिमेंट के एटम्स की क्या पता होनी चाहिए, वैलेंसी प्रेजेंट। वैलेंसी का मतलब क्या होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है दैट इज इक्वल टू द वैलेंसी। ठीक है, तो ये वैलेंसी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसी भी सब्सटेंस की वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के केमिकल फॉर्मूले आसानी से बना सकते हो। तो वैलेंसी क्या होगा, द combining capacity of the atoms in a compound या in a element that is known as valence। the combining capacity of the atom that is known as valency। या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशंस में, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी इज द टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशंस। ठीक है, ये भी कह सकते हैं total number of electrons gain or loss during bond formation is known as वैलेंसी। इसे क्या कहेंगे, वैलेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज वैलेंसी कह सकते हैं, या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम दैट इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है, ये वैलेंसी के बारे में समझना। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वैलेंसीज हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो एटम होता है उसकी वैलेंसी होती है 2। कितनी होती है, 2। कि 2 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। सोडियम जो होता है, सोडियम, और सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ऐसे हम पोटाशियम कहें तो पोटाशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होते हैं उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कितनी उसकी वैलेंसीज होगी। लेकिन एक और तरीका होता है वैलेंसीज को फाइंड आउट करने का, जैसे कि चार्ज ऑन द एटम। एटम के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम और आयंस, किसी एटम्स या आयंस के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है दैट इज आल्सो इक्वल टू द वैलेंसी। कैसे, जैसे सोडियम होता है, आपको पता है Na पॉजिटिव होते हैं, ऐसे K पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब इन सब पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इन सब की वैलेंसी कितनी होगी, इक्वल टू 1। जिस पे अगर ये ऐसा नहीं कि पॉजिटिव 1 है तो ही इक्वल होगा, अगर ये Cl नेगेटिव हो, F नेगेटिव हो, तो इनकी वैलेंसी कितनी, 1 ही कही जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज 1 हो दैट इज इक्वल टू 1 वैलेंसी, नेगेटिव चार्ज हो दैट इज 1 वैलेंसी। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा 2 वैलेंसी हो जाएगी, और 3 पॉजिटिव चार्ज 3 वैलेंसीज हो सकती है। इस तरीके से आयनिक कंपाउंड में हम आयंस जो बनते हैं उनकी वैलेंसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर किसी भी एटम के कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहे हैं दैट इज इक्वल टू द वैलेंसी। इस तरीके से 2 तरीके से हम वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैलेंसी के बारे में आपको समझ में आ गया। जो वैलेंसी या चार्ज के बारे में आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छे से आप केमिकल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि सभी को वैलेंसी और जो चार्ज ऑफ द एटम्स के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ फॉर्मूलेस की तरफ कि कैसे हम फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के। देखिए बेटा, ये मॉलिक्यूल्स वगैरह कैसे कैसे फॉर्मूले हम ड्राइव कर सकते हैं। देखिए बेटा, कि अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट से चलता हूँ, जैसे कि मैं आपके सामने स्टार्ट करवा रहा हूँ वाटर, और वाटर आप सबको पता है फॉर्मूला H2 होता है। कैसे ड्राइव करेंगे वो बात मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन जो होता है इस पर प्लस होता है, और ऑक्सीजन पे होता है बेटा -2। ये तो आयंस आ गए, वाटर में 2 आयंस होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन हो गए। अब क्या करना है कि इसमें जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू द वैलेंसी, दैट इज इक्वल टू द वैलेंसी। ये बात मैंने आपको अभी बताई है। इसमें कितना चार्ज है, 1, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। इसमें माइनस का कितना चार्ज है, 2, तो 2 वैलेंसी। अब क्या करना है, हम एक रूल लगाना दैट इज नोन एज क्रॉस रूल। क्या होता है, क्रॉस रूल। आपको क्रॉस रूल लगाना है। क्रॉस रूल का मतलब हाइड्रोजन एटम को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ऑक्सीजन एटम को मल्टीप्लाई करना है 1 से। जब हाइड्रोजन एटम्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया,
ऑक्सीजन एटम को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 हो गया। तो इस तरीके से वाटर का फॉर्मूला क्या आया, H2O। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जैसा कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला में ड्राइव करवाना। कैल्शियम और कार्बोनेट, कैल्शियम का मतलब +2 और कार्बोनेट का मतलब CO3 2 नेगेटिव, दैट इज कार्बोनेट है। अब इनकी वैलेंसीज देखें, इस पूरे पे चार्ज कितना है 2, इसमें पूरे पे चार्ज कितना है 2। तो अब दोनों की वैलेंसी जब इक्वल होती हैं तो वैलेंसीज क्या हो सकती हैं, कैंसिल हो सकती हैं। जब इक्वल वैलेंसीज होती है तो क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती है, और फॉर्मूला हो जाता है CaCO3। 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितनी वैलेंसीज आ गई, =1। वैलेंसीज 2 ही रहेंगी, लेकिन जब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो वहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हमारा फॉर्मूला आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। इस तरीके से हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ड्राइव करें तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन होते हैं और सल्फेट आयन होते हैं। कौन से, सल्फेट आयन। तो आप देखिए इनमें वैलेंसीज कितनी है, इनकी वैलेंसीज है, इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 2। क्रॉस करेंगे, क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस के तो आयरन के साथ कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, और सल्फेट के साथ कितने की, SO4 पूरे के साथ मल्टीप्लाई कितने की 1 की करेंगे तो H2SO4, फॉर्मूला बन गया H2SO4। ठीक है। ऐसे ही अगर हम एल्युमिनियम सल्फेट, हमारे पास है कंपाउंड एल्युमिनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला बना, एल्युमिनियम का मतलब Al+3 और सल्फेट का मतलब SO4 2 नेगेटिव, ये होता है। अब इनकी वैलेंसी कितनी आएगी, इसकी 3 आएगी, इसकी 2 आएगी। आप क्रॉस करेंगे एल्युमिनियम को 2 से और पूरे सल्फेट को 3 से मल्टीप्लाई कर, तो Al के आगे तो आ गया भाई 2, ब्रैकेट लगाएंगे SO4 और ब्रैकेट क्लोज और बाहर 3, तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मूलेस बना सकते हैं। और देखिए अगर हमें नाइट्रिक एसिड का, किसका, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बनाता है, क्या होता है HNO3, उसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं और नाइट्रेट आयन होते हैं, NO3 नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों की वैलेंसीज कितनी है, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा HNO3। इस तरीके से डिफरेंट कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले हम ड्राइव कर सकते हैं, इस तरीके से क्रॉस रूल और वैलेंसी की मदद से। तो हमें चार्ज पता होना चाहिए, और चार्ज पता है तो हम आसानी से उसकी वैलेंसीज जान सकते हैं, और वैलेंसीज अगर पता है तो हमें क्रॉस करने में कोई दिक्कत आती नहीं, और इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मूलेस ड्राइव कर देते हैं। समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से केमिकल फॉर्मूले डिफरेंट कंपाउंड के क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, कैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, किस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का या डिफरेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक और सेक्शन बता दूँ, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब सम ऑफ एटॉमिक मास, कह सकते हैं कि एटम को सम कर दें, दैट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास। कैसे सम करेंगे, जैसे मेरे पास मान लो H2O है, मेरे पास क्या है H2O, इन सब इसका मेरे को मॉलिक्यूलर मास निकाल, तो मैं क्या करूँगा, H को प्लस O को अलग अलग कर दूँ, कर लिया। एक H का एटॉमिक मास बेटा 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं यहाँ पे 2, तो इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो हम 2 + 16, टोटल आंसर आया 18U। U इज द मॉलिक्यूलर मास, यूनिफाइड मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो इस तरीके से H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है, इतना आ गया 18 आ गया। अगर हमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या करेंगे, H2 + S + O4। अब H का एक का होता है 1 और ये कितना है 2 टाइम्स, सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इंटू 4 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, 2 + 32 + 16 4 जा 64, और सबको जोड़ेंगे 98। U इसका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या करना है, जैसे मान लो मेरे पास HNO3 है, मेरे पास क्या है HNO3। अब H का और N को और O3 को तीनों को अलग अलग कर लिया। H का 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3, कितना हो 16 इंटू 3, तो 15 + 48 दैट इज इक्वल टू 63U। इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास HNO3 का भी आ सकता है। अगर हम बात करें CO2, इसका मॉलिक्यूलर मास, तो कार्बन
प्लस ऑक्सीजन, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, तो कितना होगा 12 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 44 U, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। ऐसे अगर हमें और सब्सटेंस निकालना है, मान लो CaCO3 का निकालना है, तो कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये इंटू 3 कर देंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो 52 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 100 U, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया, है ना। ऐसे अगर हम और समझें तो जैसे मान लो मेरे पास दूसरा कंपाउंड, मान लीजिए मेरे पास है कोई और कंपाउंड HCOOH, तो H प्लस C प्लस O प्लस O प्लस H, ये करेंगे। H का होता है 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16 और प्लस 1, तो 12 1 13 और 1 14, तो सीधा लिख सकते हैं 14 प्लस 16 16 कितना 32, तो 4 और 2 कितना हो गए 6 और 3 और 1 4, 46 क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। इस तरह के डिफरेंट कंपाउंड के हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, बस सम ऑफ एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए। एटॉमिक मास हम इंडिविजुअल का एटॉमिक मास हम याद कर ही सकते हैं, उन एटॉमिक मास को सम कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से हम एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास कंपेयर करके मतलब एडअप करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपको केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आके ये टॉपिक भी क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।